पढ़ेंगे बिरादरी बहार कहानी की प्रमुख विशेषताएं। बिरादरी बहार कहानी का मूल्यांकन अत्यंत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये एमए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में बिरादरी बहार कहानी से हर बार ही प्रश्न आता है। तो हमने इसमें इसका दो भाग बनाया हुआ है। एक भाग आप देख रहे हैं, एक भाग आपको अगले दिन इसके मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। हमने दो ही भाग में बिरादरी बहार का चरित्र चित्रण, कहानी का विशेष मूल्य, सारा कुछ दो ही भाग में रख दिया है और बहुत ही साहस से समझाया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। नई कहानी के आधार पर बिरादरी बहार कहानी के मूल्यांकन कीजिए, कहानी का मूल्यांकन कीजिए, अथवा राजेंद्र यादव की बिरादरी बहार कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। उत्तर है यहाँ पर राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रवर्तक कहानीकारों में से हैं। उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म में अपनी कहानियों में युग जीवन का यथार्थ उजागर किया है। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सहज बौद्धिकता को अपनाकर बौद्धिक नैतिकगिरी या चुटकुलेबाजी बनाकर नहीं रह जाती, बल्कि बड़ी गहराई से पाठकों की संवेदना को स्पष्ट करता है। तो राजेंद्र जी की जो कहानी है वो बहुत ही मतलब चुटकुलों से नहीं बनाते हैं, बहुत ही संवेदना से बनाते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं कहानी के बारे में। चलिए, राजेंद्र यादव की कहानी का तत्व व्यापक है। उनमें वर्तमान पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश और बदलते हुए मानवीय रिश्तों एवं सामाजिक मूल्यों का संवेदनात्मक स्वरूप मिलता है। बिरादरी बहार आज के समय में तीन रूप धारण करने वाली नई व पुरानी पीढ़ी के द्वंद्व की कहानी है। समय का प्रवाह प्रचलित मूल्यों को बदलता चलता है। पुरानी पीढ़ी इसके अनुरूप अपने को नहीं ढाल पाती, फलस्वरूप नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक खाई बन जाती है। पुरानी पीढ़ी अर्थात पिछड़ जाती है और उसे अपने वास्तविकता की यथार्थता का एहसास होने लगता है। एक तरह से वह बिरादरी से बाहर हो जाते हैं। बिरादरी बहार कहानी में परिवार की एक ऐसी ही मुखिया का चित्रण है जो अपने बेटे बेटियों बहुओं आदि से अलग होकर अकेला पड़ जाता है, उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता है। इस रूप में इस कहानी का बिरादरी बहार शीर्षक का नाम सार्थक है। तो जो आपने ऊपर पढ़ा, इस कहानी का नाम है बिरादरी बहार, और इसमें एक जो प्रमुख जो मुखिया हैं वो घर से मतलब उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए इस कहानी का नाम बिरादरी बहार रखा गया। और जो इनके मुख्य मुखिया हैं उनका नाम आपको मैं आगे भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव ने संपूर्ण कहानी के वर्तनात्मक शैली में उपस्थित की है, परंतु कुछ इस प्रकार से ही अंत रंग और बाहरी रंग जीवन का संपूर्ण जीवन अथवा चित्र सामने आ जाता है। राजेंद्र का कथन है, आज बिरादरियां अर्थात समाज या उपरांतों की एकता में नहीं, एक समय में रहने वाले एक युग का बोध से बनती है। से सब कुछ बिरादरी से अपने आप निकल जाता है। यह वर्तमान या परिवेश ही आज कहानी के नायक का स्थान ले रहा है। पात्र तो उसे प्रस्तुत करके जीने और भोगने वाले क्षण ही सामने रख सकते हैं। राजेंद्र ने पात्रों के अंतर रंग और बाहरी रंग का चित्रण इसी सामाजिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में किया है। अतः इस कहानी में तथ्यों का सामंजस्य है और कहानी व्यक्ति परिवार की सीमाओं में गुजरती हुई संपूर्ण मानव समाज के व्यापक जीवन सत्य को स्पष्ट करती है। तो आपने जैसे पढ़ा कि राजेंद्र जी कहानी को मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं, मतलब ये तो ये कहानी है सच की घटने पे ही है। चलो आगे आपको हम पढ़ाते हैं पूरा, लेकिन पहले इस कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। पारस एक मध्य वर्गीय व्यक्ति है, जिसके मुख्य पात्र हैं उनका नाम है पारस बाबू। पारस एक मध्य वर्गीय व्यक्ति हैं। उनके परिवार में पत्नी, 2 नवाब बेटे, 2 बहू और 2 बेटियां हैं। परिवार खुशहाल है। दोनों बेटे संजय और विजय बाहर नौकरी में हैं। बड़ी बेटी मालती जवान और विवाह योग्य है। छोटी बेटी चंदा 12 से 13 की है। मालती को संजय ने अपने पास बुला लिया है। वहीं उसका दूसरी जाति के एक युवक से प्रेम हो जाता है। संजय दोनों की शादी में कोई बुराई नहीं देखता और इस संबंध में पारस बाबू को लिखता है। पारस बाबू कमाने खाने वाले परिवारवादी व्यक्ति हैं। वे इसे घराने व कुल का उपकार मानते हैं
और अंत तक इस रिश्तों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें मालती पर बेहद क्रोध आता है, परंतु लड़कों पर उनका वश नहीं चल पाता और उनके विरोध के बावजूद संजय दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देता है। पारस बाबू मन ही मन कूटते रहते हैं और अपने मन की भड़ास पत्नी पर निकालते रहते हैं। ये तो बात सही है, अगर आपको क्रोध आता है तो जो भी हैं वो अपने पत्नी पे ही भड़ास निकालते हैं। तो इस कहानी में आपने जैसे देखा, पारस बाबू के 2 बेटे हैं, 2 बहू और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों का नाम है, एक जो बड़ी बेटी है उसका नाम है मालती, छोटी बेटी का नाम है चंदा। और आगे बढ़ते हैं। पहले पत्नी की आंखों के ऑपरेशन के वक्त पत्नी एक बार सारे परिवार को देखने का आग्रह करती है। संजय और विजय इस शर्त पर न्योता स्वीकार करते हैं कि मालती को भी उसके पति सहित बुलाया जाए। पारस बाबू भी इस शर्त को मान जाते हैं कि वे उनके सामने न आए, अतः इस अवसर पर सब एकत्र होते हैं। संजय, विजय एवं पत्नियां, बच्चे, मालती एवं उसका पति सब मिलकर साथ खाना पीना, हंसी मजाक के उल्लास वातावरण में मस्त हो जाते हैं। चंदा भी उनके साथ शामिल हो जाती है। पारस बाबू का उनके सामने जैसे अस्तित्व ही मिट जाता है। पारस बाबू सारा दिन घर से बाहर पुलिया पर बैठकर राजनीतिक बातें करते तथा मनपसंद के अखबार पढ़ते और अपने साथी रिटायर्ड पेशकार सक्सेना के साथ बैठे उससे बातें करते हुए दिन बीतकर रात होने पर जब घर लौटते हैं तब तो जैसे अपने को वह उपेक्षित पाते हैं। गुस्से में तो वह सभी को वहां से भगा देते हैं, परंतु एक बार साथ रहने पर चंदा जाती है, किंतु फिर कोई उनकी सुध नहीं लेता। तो कहानी बहुत ही साफ़ है इसमें, मतलब जो पारस बाबू हैं उनको उनके घर वाले सब भूल जाते हैं। सिर्फ एक उनकी चंदा बेटी है जो थोड़ा उनको याद रखती है, पर बीच बीच में वो भी भूल जाती है। वो सारा दिन पुलिया पे बैठे रहते हैं, अपने रिटायर्ड साथी सक्सेना के साथ बात करते हैं, अपने मनपसंद का अखबार पढ़ते हैं। और उनकी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है तो उनकी पत्नी सबको बुलाती है, सबके साथ मिलके बैठती हैं। तो इस कहानी में यही है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होता है, फिर वो सारे बच्चों को देखना चाहती है। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कहानी का सारा। संपूर्ण कहानी को हम परिस्थिति के चित्र पर केंद्रित करते हैं। यहीं से वह कुछ सोचते हैं और संदेह मात्र चक्र है। कहानी की सारी घटनाएं समूहों के स्तर में समान रूप के साथ उपन्यास में रखी है। इसके अलावा कहानी में संपूर्ण अतिथि है। पारस बाबू की मन स्थिति तथा उनका सारा परिवार का संपूर्ण जीता जागता परिवेश पाठकों के सामने आ जाता है। कहानी का अंत भी बड़ा प्रभावशाली है। डॉक्टर जब तक पुकारे नहीं, किसी को सब्जियां खाने का ख्याल नहीं आएगा तो फिर परछाई देखने लगे। ऊपर मिठाइयों के लिए आग्रह हो रहे थे और वे अपनी परछाई से निशब्द बोल रहे थे। परछाई एक प्रतीक है, अन्य सबने उनके अस्तित्व को नकार दिया। तो पारस बाबू बैठे रहते, अपनी परछाई से बात करते थे। तो ये कहानी का हम 2 भाग बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी कहानी हो जाएगी, क्योंकि 9 मिनट का यही हो गया। जो हमारा इसका दूसरा भाग आएगा वो भी 9 मिनट का ही रहेगा लगभग। तो आपको इसमें 2 भाग मिलेंगे। 2 भाग में आपको, उस भाग में हम आपको हेडिंग सारा दे देंगे, चरित्र चित्रण करने का, पारस बाबू का चरित्र चित्रण, मालती का चरित्र चित्रण, सारा कुछ आपको हम उसमें दे देंगे। इसी के साथ जय हिंद।